हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वैदिक सभ्यता के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ बताने वाला हूं। उसके अलावा मैं इसका व्याख्या भी करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए, क्योंकि जो चीज़ इसमें लिखा हुआ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं वही बोलता हूँ, उसके अलावा भी इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बतलाता रहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर TRE 4 की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है 25 जनवरी से ही। मैं प्रत्येक दिन जो है आपको बिहार बोर्ड के पुस्तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर बता रहा हूँ। अभी इतिहास का कड़ी चल रहा है और साइंस का भी बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक चलेगा, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और हमने आप लोगों की सहायता के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण किया है, जो कि TRE 4 के ही नाम से है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको क्लिक करके उसमें ऐड हो सकते हैं और आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं वीकली जो है टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा उस ग्रुप के माध्यम से, इसलिए आपका जुड़ना आवश्यक होगा। कल मैंने जो है हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मैंने बीपीएससी TRE 4 इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है, आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वेदों की संख्या कितनी है? तो अधिकतर लोग को पता ही होगा, तो 4 है। और उनके नाम क्या क्या है? तो सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना पूछा जाता है तो ऋग्वेद, और सबसे नया अगर पूछा जाए तो अथर्ववेद है आपके। वैदिक साहित्य को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। तो अगर बात करें कि ऋग्वैदिक साहित्य या पूर्व वैदिक साहित्य में कौन साहित्य आते हैं, तो इसमें सिर्फ ऋग्वेद आते हैं। और उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं। और अगर वेद के अलावा आपसे कुछ पूछ ले कि साहित्य में क्या क्या रखा जा सकता है, तो ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। वेद में ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो 3 वेद है वो, और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, सारे जो है उत्तर वैदिक साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं। वैदिक युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो वो भी 2 कालखंड है, एक है ऋग्वैदिक युग, एक है उत्तर वैदिक युग। आगे चल के हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक युग में क्या क्या विशेषताएं थे और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या विशेषताएं थे और दोनों के बीच अंतर क्या हो गया। लेकिन उसके पहले हम लोग दोनों का कार्यकाल जान लें। तो ऋग्वैदिक काल का जो है समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 9 है। अरण्यक साहित्य की संख्या कितने हैं? तो ये 6 है। उपनिषद से 2 प्रश्न आ सकते हैं। उपनिषद जो है कुल कितने हैं? तो 108 है, लेकिन प्रारंभिक उपनिषद की संख्या अगर पूछा जाए तो ये 13 है। वेद का दूसरा नाम क्या है? तो इसे श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। पहले जो है वेद की जो पढ़ाई होती थी वो मौखिक रूप से होती थी, और सभी अपने आगे आने वाले वंशज को वही मौखिक के द्वारा ही आगे बढ़ाते थे, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। वेद की भाषा क्या है? तो प्राक संस्कृत, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, जो आज के संस्कृत से अलग होता था, ये इसको प्राचीन संस्कृत भी हम लोग कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आर्य कौन थे? तो आर्य शब्द जो है विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का एक समूह है, जो कि दूसरे देश से आपके देश में आए थे। तो किस क्षेत्र में ज्यादातर आए? तो पश्चिम उत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया था। पश्चिम उत्तर भारत जैसे कि हो गया आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के क्षेत्र, ये पहले वहीं पर आ गए थे और नई संस्कृति लेके आए थे, जिसको कि वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है।
फिर है संस्कृत भाषा किस भाषा का अंग है, तो ये भारोपीय, भारत प्लस यूरोप दोनों के मिलने से जो है ये बनता है भारोपीय। अगला है आर्य मुख्यतः क्या थे, आर्य जो है मुख्य रूप से पशुपालक और कृषक दोनों थे। आर्य किस तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे, तो मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तन, धूसर रंग का बर्तन होता था जिसमें चित्र बना हुआ होता था। ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थान कहाँ बतलाया गया, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सैंधव प्रांत इसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां जो कि आपके है सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, 6 इधर हो गए, सिंधु 7 और सरस्वती, सॉरी सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां तो 6 और एक आपका सरस्वती, सब मिलाकर 7 हो गए। 7 अलग अलग नदियों के समूह को ही सप्त सैंधव प्रांत कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था, तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है, जो कि उत्तर वैदिक युग को बताने की महत्वपूर्ण स्रोत है या साहित्य है। तो आपसे दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उत्तर वैदिक युग में आर्य बिहार में किस जगह तक आ चुके थे, तो उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक आ चुके थे। ऋग्वैदिक काल में कबीला का क्या अर्थ है, तो कबीला एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहने वाले को ही कबीला कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था का क्या नाम था, तो उसको विदथ कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की मुख्य पेशा क्या थी, तो पशुपालन था। आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो आम इंसान थे वो पशुपालक थे, और जब वही उत्तर वैदिक काल में हम लोग पहुंच जाते हैं तो कृषि जो है मुख्य रूप से उसका पेशा बन जाता है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे, तो ऋग्वैदिक काल में आपको सभा और समिति नाम के 2 समिति संस्थान देखने को मिलते हैं, जो कि सभा विशिष्ट लोगों के लिए था या प्रतिष्ठित लोगों के लिए था, और समिति जो था आम लोगों के लिए था। फिर ऋग्वैदिक काल के लोग कौन कौन से फसल उगाते थे, तो 2 फसल मुख्य रूप से उगाते थे, एक पहला है जौ और दूसरा है गेहूं। जौ उगाने का मेन पर्पस यही था कि बहुत कम समय में तैयार हो जाता था। ऋग्वैदिक काल में किस किस पशु को पाला जाता था, तो पहला था गाय, दूसरा भेड़, तीसरा बकरियां, चौथा घोड़े। गाय को अत्यंत जो है पवित्र माना जाता था, और जिसके पास ज्यादा गाय थी उसको ज्यादा संपन्न भी माना जाता था। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है, जो कि किस फसल से है, तो जौ को ही यव कहा जाता था उस समय। ऋग्वैदिक काल में 3 जो है प्रमुख देवता हुए, इंद्र, अग्नि और सोम। तो इंद्र जो थे बरसात के देवता, बारिश के देवता, अग्नि जो है आग के देवता, सोम जो एक तरह का पेय पदार्थ था, उसके लिए इनकी पूजा होती थी। ऋग्वैदिक समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 ही वर्ग थे, एक था योद्धा, एक था पुरोहित, तीसरा साधारण जन। योद्धा जो युद्ध करते थे, पुरोहित जो पूजा करवाते थे, और साधारण जन में सभी काम करने वाले आ जाते थे। अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ग भेद या वर्णों की व्यवस्था थी, तो नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में आपको किसी भी तरह का वर्ण विच्छेद जिसको बोलते हैं कि छोटा जात है, बड़ा जात है, ये सब देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है 4 वर्ण की कॉन्सेप्ट आ गए थे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की मुख्य पेशा क्या थी, तो कृषि या खेती थी, वही ऋग्वैदिक काल में वह पशुपालन हुआ करता था। भारत के उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में ही जो है लौह युग का आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक युग के लोग किस तरह जीवन व्यतीत करते थे, तो अस्थायी रूप से घर बनाकर ये लोग रहने लगे। जबकि अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वो लोग जो है कबीले में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा जाते रहते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया
ये लोग घर जो है छोटे छोटे बनाकर वो जो है घर ऐसे वो अस्थाई ही होता था, लेकिन क्योंकि वहाँ वो सभी सीजन के लिए रहना शुरू कर दिए इसलिए वो अस्थाई निवास अब उनका हो गया। अब है कि कुरु जनपद किन किन जन से मिलकर बना। जनपद जो है बड़ा जो है समूह था लोगों का, जो कि आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो कुरु जो है पुरु प्लस भरत मिलकर बना है। और पंचाल जनपद जो है दुर्वस और कृवि मिलके बना है। जन से जनपद का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पुरोहित किसे कहते हैं? तो जो भी यज्ञ क्रिया या अनुष्ठान करवाते थे उन्हें ही पुरोहित कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन किन फसलों की खेती की जाती थी? तो धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, कपास, तिल, सरसों। ऋग्वैदिक काल में आपका सिर्फ गेहूं और जौ था, जबकि इसमें बहुत ज्यादा चीज बढ़ गया। तो धान भी ऐड हो गया, उसमें दाल है, गन्ना है, कपास है, तिल है और सरसों है। उत्तर वैदिक काल में कितने तरह की वर्ण व्यवस्था थी? तो 4 वर्ण व्यवस्था आ गए थे। धीरे धीरे समाज जो है खराब होता चला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्मकांड किसे कहते हैं? तो यागिक क्रियाओं को कर्मकांड कहते हैं। वैसा काम जिसमें यज्ञ अनुष्ठान वाले क्रिया हो तो उसको कर्मकांड कहते हैं। उपनिषद से आपको क्या क्या चीज की जानकारी मिल सकती है? तो आत्मा की, परमात्मा की और मृत्यु के बाद क्या होता है इसका रहस्य का पता चल सकता था। वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है? तो मौखिक रूप से दिया जाता था। वैदिक काल में विद्यार्थियों को कितने वर्षों तक आश्रम में रहना था? तो 12 वर्ष तक वो आश्रम में ही रहते थे। वैदिक काल में किन किन चीजों की शिक्षा दी जाती थी? तो वेद तो प्रमुख था ही, उसके अलावा गणित और व्याकरण की पढ़ाई होती थी। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल महिलाओं के लिए क्या परिवर्तन लेके आया? तो जो पहले सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थी वहां पर महिलाओं को जाने की आज्ञा ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को पूजा पाठ किसी भी संस्थान में बोलने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब कि उसी समय से जो पतन हुआ महिलाओं का वो धीरे धीरे और भी ज्यादा होना शुरू हो गया। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की इज्जत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका समाज से दूर करने की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो गई। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार बोर्ड में दिया हुआ है वो है इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में है और ये घोर नदी के किनारे है। और अगर विशेषता की बात करें तो ये ताम्रपाषाण काल का एक जगह था, बस्ती था। इनाम गांव के लोग कैसे बर्तन का प्रयोग करते थे? तो यूनिक बर्तन था इनका, नारंगी रंग से रंगा हुआ मिट्टी का बर्तन था जिसपे काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। अभी तक धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन का लोग प्रयोग करते थे, लेकिन ये नारंगी रंग का हो गया और काले रंग का जो है इसमें मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बने रहते थे जो कि यूनिक था। अब है इनाम गांव के लोग मृतकों को किस तरह दफनाते थे? तो ये भी यूनिक था उनका कि मकान के बीच आंगन में मिट्टी का बना हुआ संदूक में वो उसको रख देते थे और उसके चारों तरफ वो जो प्रतिदिन प्रयोग में लाने वाले चीज होते थे, खाने पीने का वस्तु, औजार, हथियार, गहना, सब साथ में उनको रख के उसको मिट्टी के अंदर दफना देते थे। ऐसा उनका मानना था कि वो जहां भी जाएंगे वहां पर इनका प्रयोग करेंगे, इसलिए वो सारे चीज को साथ में डाल देते थे उनके कब्र में। पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त का संबंध आपके ऋग्वेद से है। और सबसे अंतिम प्रश्न, वैदिक कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। इस तरह से आपको मैंने वैदिक सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। और मैंने जो भी बताया आपको काफ़ी आसान शब्दों में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। जिस किसी को भी TRE 4 की तैयारी करना है उसको आप, जो जिन तक मेरी पहुंच नहीं बन पा रही है वो अब आप बता सकते हैं आपके दोस्त के, अपने परिवार में, ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ तैयारी कर सकें। संडे से हमारा GS जो 40 मार्क्स का होता है उसके लिए सेट पेपर का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।